नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अक्सर हम बात करते हैं ईएमआई को लेके कि ईएमआई दरअसल लोगों को गुलाम बनाने की एक तरकीब है। आप लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद आप दब जाते हैं और उसके बाद आप इस व्यवस्था का जो शोषण है उसका शिकार होते हैं। वो आपसे जो चाहे कराती है और आप कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि आपको महीने में ईएमआई देना है। आप अपने हक के इंक्रीमेंट के लिए झगड़ नहीं पाते हैं, आप बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हालात इससे एक कदम आगे बढ़ गया है और भारत में अब ईएमआई वाले टूट रहे हैं, यानी वो ईएमआई देने की हालत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो जिन्होंने आपको ईएमआई के नाम पे गुलाम बनाया उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि एक सर्वे आया है, नेशन वाइड सर्वे है, जून से दिसंबर 25 के बीच में बात की गई है और अच्छे खासे 10,000 लोगों से बात की गई है। ये बड़ा सिंपल सर्वे है और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से देश में कर्जा जरूरत से ज्यादा लोगों ने ले रखा है और यही चीज इस देश के लिए खतरनाक हो सकती है। सर्वे में 85% उधार लेने वालों ने बताया कि वो अपनी आमदनी का 40% या उससे ज्यादा ईएमआई में दे रहे हैं। आरबीआई का नियम है कि 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40% होना काफी असुरक्षित है, क्योंकि वो आदमी जब 40% ईएमआई में दे देता है तो वो ऐसी दशा में पहुंच जाता है कि किसी भी दिन उनका बैंकिंग सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। वो असुरक्षित लोन की श्रेणी में आने लगता है। जिनकी कमाई महीने में 35 से 65 हजार के बीच है, वो 28 से 52 हजार रुपये महीने तक सिर्फ ईएमआई चुकाने में लगा रहे हैं। 72% लोग इसमें ऐसे मिले हैं जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, जिनको रिकवरी वाले एजेंट प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, धमकी देते हैं, घर पे फोन करते हैं, वगैरह वगैरह। यानी इस देश में बड़ी संख्या में लोग अपनी ज़रूरतें कर्जा लेकर पूरी कर रहे हैं और अब कर्ज में इतने फंस गए हैं कि गालियां खा रहे हैं। और इसका मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद से भी ज़्यादा बेहद खराब है। लोग तनाव में क्यों हैं ये बताता है सर्वे। 40% लोग एक कर्ज का भुगतान दूसरा कर्ज क्रेडिट कार्ड वगैरह से लेके कर रहे हैं और इससे वो कर्ज में बढ़ते जा रहे हैं। 22% लोग परिवार या दोस्तों से उधार ले रहे हैं और उससे वो कर्जा चुका रहे हैं। 15% लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, कोई अपना घर का सोना खानदानी बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है और किसी तरह से कर्जा चुका रहा है। 65% ने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया है। ये कष्ट मैंने भी सहा है और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। एक हमारे मित्र थे, डॉक्टर साहब, फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने मकान ले लिया था, डॉक्टर थे अच्छे खासे, ऑर्थोपेडिशियन। किस्त चुकाने के डर से बुखार में बहुत सारी परेशानियां, और तब जबकि उन्होंने केवल कर्जा लिया ही था, चुकाना शुरू नहीं किया था। खैर, ये संकट बहुत बड़ा है और इसके पीछे हिंदुस्तान की आरबीआई का अपना निठल्लापन मान लें या इस देश की सत्ता की साजिश मान लें। साजिश कैसे? देखिए, जब आप बाजार में आपका माल नहीं बिक रहा होता है और आपको लगता है जीडीपी गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि आपने आम आदमी का जीवन स्तर नहीं सुधारा, उसकी आमदनी आपने नहीं बढ़ाई, आपने उसको इस काबिल नहीं बनाया कि वो बाजार से चीजें खरीद सके, तो आप बैंकों की तरफ से पुश करते हैं कि वो पैसे वहां से ईएमआई लेके दे दे। उसको ल्यूक्रेटिव ऑफर मिलते हैं और ईएमआई के लिए बैंकों की तरफ से बेचने के लिए उसको बहुत सारे कॉल मिलते हैं, तरह तरह की चीजें उसको समझाई जाती हैं और आखिर में वो आदमी इसमें फंसता चला जाता है। डिजिटल लोन आ गए, आसान लोन आ गए, बाय नाउ पे लेटर, इंस्टेंट लोन एप्स, पर्सनल लोन,
आसानी से मिल रहे हैं और बगैर सख्त जांच परख के बैंक लोन दे रहा है। और आरबीआई भी कह रहा है दे दो बेटा, वरना तुम्हारे पास तुम्हारा लोन लेने वाला कौन है। आरबीआई भी कह रहा है ले लेने दो, सरकार भी खुश होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में थोड़ा खपत हो जा रही है। जो माल बिकना नहीं था कर्जा लेके बिक जा रहा है, इसके भविष्य की आमदनी से उसको खरीद लेने दो। इसी तरह से असंतुलित व्यवहार, जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसी हैं, जो वो ऐप आधारित लोन दे रही हैं, जिससे बड़ी भारी जोखिम वाली ये उधारी है। इसके अलावा अगर इस पूरे लोन में दबा हुआ आदमी, दरअसल ये सर्वे ज्यादा लोगों की परेशानी को दिमाग में रख के है कि किस तरह से लोग इस देश में तड़प रहे हैं कर्ज के शिकंजे में, और किस तरह से उनका जीवन नरक हो गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो गई है। और इसमें कोड़ में जो कर्ज में फंसा हुआ आदमी है, उसकी मुसीबत अब और बढ़ जाती है जब उसकी नौकरी चली जाए, सैलरी कट हो जाए, अगर उसकी लागत बढ़ जाए, जैसे आजकल हर चीज़ तो महंगी हो रही है, महंगाई आ जाए, स्वास्थ्य पे खर्चा आ जाए, छोटे व्यवसायों की अगर कोई कठिनाई आ गई, और ये सब अगर आ गया, और आप तो पहले ही 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 40% लिए हो, 45% लिए हो, तो आप भयंकर, आपकी नींद उड़ जाती है, आपका जीना मुश्किल हो जाता है। आप कभी किसी से उधार ले लेते हो, कभी कुछ कर लेते हो, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में उधार मांगने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आपसे भी बहुत सारे लोगों ने उधार मांगा होगा, और वो बेचारे उधार चुकाने की हालत पे भी नहीं होते हैं। कोई 5,000 उधार ले रहा है, कोई 10,000 उधार ले रहा है, और वो इस गुडविल पे ले रहा है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इनके साथ में एक अच्छी छवि अपनी बनाई थी, मैं अगर कहूँगा तो ये मना नहीं कर पाएंगे। और आप भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि वो व्यक्ति, उसने गुडविल कमाई है, और इस तरह से करके वो अपने कर्ज से निपट रहा है। तो ये सर्वे कहता है कि 72% लोगों की जो प्रताड़ना होती है, उसमें 50 से 100 तक कॉल हर महीने आती हैं, कई बार रात को या सुबह जल्दी, घर में, परिवार के सामने, और यहाँ तक कि नौकरी की जगह पे जाके भी कर्ज वसूलने वाले परेशान करते हैं। आरबीआई की फेयर प्रैक्टिस गाइडलाइन है, उसके बावजूद ये सब चल रहा है, कोई किसी को रोक नहीं पा रहा है। ये संकट कितना बड़ा है, इससे तुलना करें कि SCRIF का हाई मार्क जो है डेटा, उनके अनुसार 45% भारतीय घरों का डेब्ट सर्विस टू इनकम रेशियो 40% से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वे अपनी आय का करीब आधा हिस्सा कर्ज में दे रहे हैं। और जो रिटायर्ड लोग हैं, उनका जो इमरजेंसी खर्चा होता है आकस्मिक वाला, वो बिना बचत बेहद कम हो चुका है, और नेट फाइनेंसिंग सेविंग जीडीपी की 5.3% पे आ गई हैं। यानी कुल मिला के ये सब कर्ज में फंसे हुए हैं। अब होगा क्या? जब इतना कर्ज है तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? भाई लोन तो उसने लिया है, पड़ेगा असर। मैं कर्ज नहीं लिया हुआ हूं, लेकिन मैं भी उस कर्ज का शिकार बनने वाला हूं। कैसे बनने वाले हैं? देखिए, वो आदमी कर्जे तक गले में डूबा हुआ है, यानी वो जो कुछ खरीद सकता था खरीद चुका है। अब उसके पास पैसे नहीं है कि बाजार से कुछ खरीद ले। अगर वो लोग बाजार से नहीं खरीदेंगे, 82% लोग ऐसे हैं, जब बाजार से नहीं खरीदेंगे तो बाजार में माल नहीं बिकेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने आईफोन ले लिया कर्जे पे, तो बहुत सारी चीजें आप खरीदना आपकी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ईएमआई देना है। तो इससे खपत गिरती है, और इसके कारण भारत में खपत गिरेगी तो उत्पादन गिरेगा, उत्पादन गिरेगा तो फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी या कम चलेंगी तो रोजगार कम हो जाएंगे, और इसका सीधा असर रोजगार पे होता है। और सबसे ज्यादा तनाव में इस सर्वे के बाद से भारत का बैंकिंग सिस्टम आने वाला है। उनको जानकारी है, हो ये रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, वो जो कर्जे दे रहा है वो आरबीआई की रिकमेंडेशन के अलावा दे रहा है। जब आरबीआई को पता है कि इस आदमी को कर्जा नहीं देना है, क्योंकि ये आदमी 30% से ज़्यादा ले चुका है,
उसके बावजूद 45% कर्जा जा रहा है। तो जब कर्जा जाएगा तो आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, आदमी पैसे चुका नहीं पाएगा। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, या हिंदुस्तान में अचानक ऐसे कोविड लॉकडाउन हो गया था, या नोटबंदी हो गई थी, या कुछ इस तरह का आ जाए, तो ये लोग तो कर्जा चुका नहीं पाएंगे, इनके तो आत्मा फूल जाएंगे। और जहां ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे, हिंदुस्तान का पूरा बैंकिंग सिस्टम लड़खड़ा जाएगा, बहुत सारे एनपीए बढ़ जाएंगे। और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि एनपीए बढ़े हैं। और अगर इससे भी आगे जाकर आप सोचें, अर्थव्यवस्था में एक चीज का कहां असर होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। बैंकों के 35% से ज्यादा पैसे 30 से 36% का आंकड़ा है इस तरह के कर्जों में है। 36%, बैंक का 36% पैसा अगर डूबता है, जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ी आपदा आ गई, जैसे कोविड आया था, तो 36% पैसे के डूबने का सीधा मतलब यह है कि बैंक लड़खड़ा जाएंगे, बैंक संकट में आ जाएंगे। और बैंक संकट में आएंगे तो बैंकों को पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, तो बैंकों पे दोहरी मार है। जैसा मैंने बताया कि जब ये लोग परचेज नहीं करेंगे तो मार्केट में खपत कम हो जाएगी, माल कम बिकेगा। खपत कम होगी तो जो इंडस्ट्री है, उद्योग वगैरह हैं, वो खराब हालत में जाएंगे। और जब वो खराब हालत में जाएंगे तो बैंकों को, जो फैक्ट्रियों को लोन दे रहे हैं, बैंक जो लोन उद्योगों को दे रहे हैं, वो लोन भी बैंकों को खतरनाक लगने लगेगा। भैया ये ले जाएगा लोन, इसको दे दें, इसका भरोसा नहीं, फैक्ट्रियां चल नहीं रही हैं। और ये स्थिति भारत में आज है। आज फैक्ट्रियों में 18%, 15%, 2%, 4%, 6% मार्जिन पे लोग काम कर रहे हैं, पहले 18-15 पे करते थे। तो बैंक क्या कर रहा है, उसको लग रहा है यार इसको फैक्ट्री को लोन नहीं देंगे, तो वो नॉन प्रोडक्टिव जगहों पर बैंक लोन दे रहा है, जबकि बैंक का फर्ज है अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए ऐसी जगहों पर लोन दे रहा है जहां से प्रोडक्शन होता हो, रोजगार विकसित होता हो। लेकिन वो रोजगार विकसित ही नहीं होगा क्योंकि उसका धंधा ही नहीं चल रहा, उसका माल नहीं बिक रहा। माल इसलिए नहीं बिक रहा कि जिसको माल खरीदना है वो कर्जे में डूबा हुआ है, और गले तक, नाक तक कर्जे में डूबा हुआ है। तो बैंक क्या करेगी, बैंक उस पैसे को डेरिवेटिव्स में लगाएगी, यानी सट्टेबाजी में लगाएगी। भाई साहब सीधे सीधे क्या करेगी, चांदी में लगा दो, चांदी बढ़ रही है, सोने में लगा दो, सोना बढ़ रहा है। तो जो धन है, देश का धन, देश के लोगों का धन, हम जो बैंक में जमा करते हैं, वो पैसा इस देश के विकास में योगदान देने के बजाय इन सट्टेबाजियों में लगता रहेगा। और उन सट्टेबाजियों से किसी का भला नहीं होना। जो अमीर अमीर लोग हैं वही लोग सट्टेबाजी जा करते हैं, और अमीर का पैसा और अमीर होते होते सारा पैसा अमीरों के पास जा रहा है, जिसको कहते हैं के शेप रिकवरी। और कोविड के बाद से तेजी से भारत में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। कुल मिला के ये खतरनाक स्थिति है। तो लोग क्या करें, लोग कह रहे हैं कि साहब आप जो है वो लोगों को एजुकेट करो। आरबीआई कहता है, इस सर्वे में लोगों से कहा गया कि एजुकेट करो भाई, कि ज्यादा कर्जा नहीं लेना है। भाई मामला सब जगह फंसा हुआ। जब अर्थव्यवस्था ही सही नहीं चल रही है तो इस इधर से टोपी ओपी ट्रांसफर करके काम थोड़ी चलेगा। लोगों को आपने एजुकेट कर लिया। मान लीजिए इन लोगों ने अपना लोन लेना लिमिटेड कर दिया, तो बैंकिंग सिस्टम और चक्कर में पड़ जाएगा। वो बैंक की कमाई, पहले ही तो उसके लोन कोई लेने वाला नहीं है, उसका लोन लेके जो है वो आदमी के पास जो लोन ले रहा है वो तो ले लिया, वो तो अब बैंक पहले ही परेशान है। क्योंकि अगर ये भी लोन नहीं लेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री वाले को फायदा नहीं हो रहा है, तो वो और डेरिवेटिव्स में लगाएगा। तो इसका उपाय है सीधे सीधे जो 72,000 रुपये देने की राहुल गांधी ने स्कीम लाया था, साल में एक परिवार को 72,000 रुपये दो मुफ्त में, ऐश कर दो इससे। मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, जब एक व्यक्ति की, एक परिवार की महीने की 6,000 इनकम की गारंटी होगी, उस पैसे को वो खर्च करेगा। वो खर्च करेगा तो उद्योग चलेंगे। और इधर से लोन, जब एजुकेटेड होंगे लोग और ज़्यादा लोन नहीं लेंगे तो पैसा उसके पास रहेगा, उसकी सैलरी अपने पास रहेगी, तो उसको अपनी मर्जी से खर्च करेगा, तो मार्केट में खपत बढ़ेगी।
खपत बढ़ेगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक हलचल आएगी और उसी से चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन उससे अडानी, अंबानी, इन सबको फायदा नहीं होता है। इसलिए सरकार उस तरफ नहीं जाती है। बहरहाल ये खतरे की घंटी है, क्योंकि लोग, हिंदुस्तान के नागरिक, हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास लोग टॉर्चर में, तनाव में, परेशानी में जी रहे हैं। मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कर्ज के कारण आत्महत्या करने की खबरें पहले गांवों की किसानों की तो आती ही थी, अब शहरों से मिडिल क्लास की भी आने लग गई हैं। ये बुरी खबर है और एक बुरा इंडिकेटर आया है इस सर्वे से, जिसको ज़्यादातर अच्छे अखबारों ने छापा है, थोड़ा सा मुलम्मा लगा के। नमस्कार, जय हिंद।